हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सचिन शुक्ला है और मैं आपके अपने चैनल फाइनेंस मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एफओबी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यूज होने वाले इनको टर्म्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमने अपने लास्ट वीडियो में एफएएस के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया था और आज हम एफओबी के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा था वो प्लीज़ फाइनेंस मंत्रा के चैनल पे जाएं और एफएएस के बारे में डिटेल से समझें। एफएएस और एफओबी में क्या डिफरेंस होता है ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की ओर। देखिए, आज जो फ्री ऑन बोर्ड होता है वो एफएएस से डिफरेंस कैसे होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर जब किसी कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री होते हैं, सेलर सेल करने के लिए तैयार होता है, तो इसमें ये देखा जाता है कि किसका कहाँ तक का रिस्क होगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक होगी, ठीक है दोस्तों, और उसमें क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। दोनों पार्टियों को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसका रिस्क इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक होगा। क्योंकि अगर एक्सपोर्टर को नहीं पता है कि इनको टर्म्स में का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो उसकी कॉस्टिंग आती है वो प्लेस तक का ही होता है। मतलब अगर कोई एक्सपोर्टर सामान को कहाँ तक पहुँचाएगा तो उसके बीच की जो भी कॉस्टिंग होगी ऑफ कोर्स वो एक्सपोर्टर बियर करेगा, वो सेलर बियर करेगा। तो इसीलिए हमें इनको टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इनको टर्म्स मीन्स इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत ही यूज होता है। देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि सेलर जो है एफओबी टर्म्स में आज हम केवल एफओबी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। देखिए, आप जब यहाँ पे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है कि हमें ये सामान सेल करना है। सपोज़ अगर कोई सामान मुंबई पोर्ट से और आप समझिए कि न्यूयॉर्क पोर्ट तक जाना है, तो इसके बीच में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन रिस्क बियर करेगा और कहाँ तक करेगा, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेलर, देखिए, सेलर ने सामान रख दिया अपने वेयर हाउस में, ठीक है। सामान उसने ट्रक में लोड किया। ट्रक में लोड करने के बाद पोर्ट में पहुंचा, ठीक है। वहाँ पे फ्रेट फॉरवर्ड जो भी उतना एजेंट अपॉइंट किया हो या इंपोर्टर का जो भी एजेंट हो उसको हैंड ओवर करेगा। कस्टम क्लियरेंस यहाँ से क्लियर कराएगा, ठीक है। जो टर्मिनल चार्जेस होंगे वो भी बियर कौन करेगा, वो सेलर बियर करेगा, ठीक है। मतलब ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके देगा। इसमें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार जब आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाता है तो सामान को शिप पर बोर्ड करनी यानी लोडिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एफओबी इनको टर्म्स की होती है। आप एक बेसिक डिफरेंस ये कर सकते हैं कि जो हम मेरा लास्ट वीडियो देखिए जो कि एफएएस पे है, फ्री अलोंग साइड शिप। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्सपोर्टर यहाँ पे सामान अनलोड कर देगा, लोडिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की नहीं होती है। बट इन एफओबी टर्म्स, फ्री ऑन बोर्ड टर्म्स में शिप पर लोडिंग करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है, ठीक है दोस्तों। अब आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा, तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रिस्क कौन बियर करेगा, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रिस्क सेलर बियर करेगा, क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ एफओबी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो यहाँ से सेलर के वेयर हाउस से लेकर के पोर्ट पे पहुँचाने तक, पोर्ट के बाद अनलोडिंग करना, लोडिंग, फिर उसके बाद शिप पर लोडिंग करना, यहाँ तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दोस्तों कि एफओबी जो
टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो केवल सी के केस में होती है, एयर के केस में नहीं होती है, ये इनलैंड लॉजिस्टिक के केस में नहीं होती है। ये टर्मिनोलॉजी केवल और केवल सी के केस में ही होती है। तो आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, वो वेयर हाउस में प्रॉपर पैकिंग करेगा, पैकिंग करने के बाद सामान को लोड करेगा, लोड करने के बाद ट्रक से या किसी और मोड से वो पोर्ट तक सामान पहुंचाएगा। कस्टम क्लियरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पे जो भी टर्मिनल चार्जेज होंगे वहाँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वो सेलर की होगी। सामान को अनलोड कराना पोर्ट पर और फिर शिप में लोड करना, यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एफओबी में यूज होती है। जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं वो एफओबी टर्मिनोलॉजी का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसके बाद वो इम्पोर्टर के लिए आसान होता है, क्योंकि इम्पोर्टर को अपने एरिया में पहुंचने पर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उसको प्रॉब्लम कहाँ की होगी, शिप में लोड कराना उसके लिए एक प्रॉब्लम होती है। इसलिए दोस्तों वो सामान ज़्यादातर एग्रीमेंट वो सामान पहुंचाने के लिए एफओबी टर्मिनोलॉजी का यूज करता है। अब जैसे ही सामान यहाँ पे लोड हो गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी डेस्टिनेशन पोर्ट तक, ओरिजिनल पोर्ट से डेस्टिनेशन पोर्ट तक का जो रिस्क है वो किसका है, वो किसका है दोस्तों, वो रिस्क बायर का है। क्योंकि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ खत्म हो गई, एक बार सामान जो है लोड हो गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है बायर की। तो जो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे एक मैरीन इंश्योरेंस लेना होगा, सो दैट इन केस एनी मिस हैपनिंग वो अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सके। उसके बाद पोर्ट पे पहुंचने के बाद कस्टम क्लियरेंस कराना, इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स का पेमेंट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोर्ट की होती है। वहाँ से इनलैंड लॉजिस्टिक यानी पोर्ट से लेकर उसके वेयर हाउस तक पहुँचाने की तक की सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना होगा कि ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड होती हैं जब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है, जब आपने टर्मिनोलॉजी यूज कर ली। ठीक है, तो उसी टर्मिनोलॉजी के बेस पे आपकी कॉस्टिंग वगैरह डिसाइड होती है। और ये एक्सपोर्टर यानी सेलर कोई अपने जेब से नहीं देने जा रहा, वो जब भी कोटेशन देगा तो किस बेस पे उसको गुड्स को डिलीवर कराना है, किन टर्मिनोलॉजी पे उसको डिलीवरी करानी है, उसी के बेस पर आपकी कोटेशन डिसाइड होती है। तो एक आई थिंक ये चार्ट ही अपने आप में सफिशिएंट है एफओबी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक बार फिर से देखिए आप, वेयर हाउस से लेकर के वेयर हाउस से लेकर के पोर्ट तक पहुंचाना और उस पर लोडिंग कराना शिप पर, यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है। उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क और कॉस्ट, ये सारा का सारा इंपोर्टर का होता है यानी बायर का होता है। एक बार हम रिकैप करते हैं। देखिए वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। ये चार्ट ही अपने आप में, ये ग्राफ ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, इसमें किसी चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पैकिंग करना, गुड्स को लोड करना, वापस अनलोड कराना, कस्टम क्लियरेंस, ठीक है, और जो भी वहाँ पे चार्जर और टर्मिनल चार्जेस होंगे वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। सामान को लोड भी कराना शिप पर, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सी एयर फ्रेट, जो इसका सी का किराया होगा, जो इसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी, वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचने के बाद यानी जो सामान मुंबई से चला था, जब न्यूयॉर्क में पहुंच जाएगा, न्यूयॉर्क पोर्ट पे पहुंच जाएगा, तो वहाँ के बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वो बायर की होगी। कस्टम क्लियरेंस वो कराएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस अगर किसी भी तरीके की है तो उसका पेमेंट इंपोर्टर करेगा। और वहाँ से इनलैंड लॉजिस्टिक मतलब पोर्ट से लेकर के अपने वेयर हाउस और अपनी फैक्ट्री तक पहुँचाने का काम और या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बायर की होती है। और इसमें एक और चीज़ देखिए, अब देखिए उसके साथ पेपर क्या क्या, डॉक्यूमेंट्स पेपर क्या देगा। एक तो कॉमर्शियल इनवाइस जो हम लोग डिस्कस भी करते चले आ रहे हैं, कॉमर्शियल इनवाइस, बिना इनवाइस के तो गुड्स मूव भी नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर उसने
वुडिंग में पैकिंग करी है तो एक उसे वुडिंग सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, दूसरा ओरिजिन सर्टिफिकेट भी सेलर को देना होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है ओशियन बिल ऑफ लैंडिंग, ठीक है, बिल ऑफ लैंडिंग भी जिसे हम कहते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, ओशियन बिल ऑफ लैंडिंग। ये इसका हम अलग से एक वीडियो बना के आपको डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। ये काम कैसे करता है, कब किसको दिया जाता है, कैसे इसका यूज होता है, ये सारी चीज़ें इसका हम अलग से एक वीडियो बना के देंगे, क्योंकि ये एक वीडियो में आने वाली चीज़ नहीं है बिल्स ऑफ लैंडिंग। मुझे लगता है कि इसे 2-3 वीडियो में ही ये कंप्लीट हो पाएगा, बहुत बड़ा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको इसको आई प्रॉमिस यू आई विल मेक दिस ओशियन बिल ऑफ लैंडिंग, ठीक है, इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना करके हम आपको देंगे। तो जो उसकी पोर्ट ऑफ चार्जेस होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स भी छोटे, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, 3-4 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। ये सारे डॉक्यूमेंट सेलर जो है वो बायर को हैंड ओवर कर देगा। और फिर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हमने पॉइंट में ही डिस्कस यहाँ पे आपको समरी में दे दिया है कि उसका इंश्योरेंस, सी का इंश्योरेंस और उसका सी ट्रांसपोर्ट का पेमेंट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होगी दोस्तों। अब इसको हम समझते हैं कि अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं तो आप कोटेशन कैसे देंगे। ये हमने तो बोल दिया कि भाई यहाँ तक, ये हमने तो आपको कह दिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कॉस्टिंग कौन बियर करेगा, सेलर करेगा, बट सेलर अपनी जेब से थोड़ी करेगा। सेलर अगर इस इनको टर्म्स को अच्छे से समझता है तो उसमें इन्वॉल्व होने वाली सारी कॉस्टिंग को जब भी वो कोटेशन भेजेगा तो उस कोटेशन में इंक्लूड करेगा। एंड ऑफ द डे पेमेंट किसको करना है, ये पेमेंट बायर को करना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसमें कॉस्ट को क्या क्या इंक्लूड करेगा, मान लीजिए उसने एक लैपटॉप को ऑर्डर किया, ठीक है, तो 100 USD उसने लैपटॉप की कॉस्टिंग ले ली, उसके अंदर मार्जिन ले ली। अब मैं वो फिर से वो बता दे रहा हूँ इन न्यूमेरिकल टर्म्स कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपोर्टर की यानी सेलर की, वो अपने कोटेशन में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करेगा। देखिए दोस्तों, उसने कॉस्टिंग अपनी लैपटॉप की ले ली, फिर उसके बाद उसने अपना मार्जिन ऐड किया, मार्जिन ऐड करने के बाद पैकिंग की कॉस्टिंग आएगी, पैकिंग की कॉस्टिंग भी उसने कर दिया। फिर क्या करेगा, सामान को लोड कर लेगा, ठीक है, सामान लोड हो गया तो भाई बीच रास्ते में अगर उसको कुछ हो जाए तो, कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो, ठीक है, तो जो इंश्योरेंस की कॉस्ट आई उसने इंश्योरेंस की कॉस्ट को भी इसमें इंक्लूड कर लिया, ठीक है। और इनलैंड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक जो होगी वो सारा का सारा इसने अपने कॉस्टिंग में इंक्लूड कर लिया। और फिर वहाँ पे पोर्ट में जो आपका कस्टम क्लियरेंस की जो कॉस्टिंग आएगी, जो फ्रेट फॉरवर्डिंग की जो कॉस्टिंग आएगी, ठीक है, लोडिंग और अनलोडिंग की जो कॉस्टिंग आएगी, वो सारी की सारी अपनी कॉस्टिंग को ये अपने कोटेशन में ऐड करके बायर को दे देगा। तो इस तरीके से वो किसी भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कोटेशन इसी तरीके से भेजे जाते हैं कि सो दैट इसमें एक्सपोर्टर अपनी कॉस्ट को भी रिकवर करेगा और इंपोर्टर को बिल्कुल क्लियरिटी रहे कि उसे कितनी कॉस्ट आने वाली है यहाँ से यहाँ तक का, इनको टर्म्स के हिसाब से उसकी क्या कॉस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आशा ही नहीं, मुझे विश्वास भी है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम CFR के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप प्लीज़ अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।